हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। हम ये एक स्पेशल सीरीज 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिविक्स की बुक कौन की। इसके अलावा हमारे चैनल पर अभी चल रही है ज्योग्राफी की सीरीज़। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच दैम। और इसके अलावा आप लोगों की बुक है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सिविक्स की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से। इसका फर्स्ट चैप्टर, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि पावर को सबके साथ जो है शेयर करना है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगी। हम पावर शेयरिंग की बात बेसिकली क्यों करते हैं, क्यों पावर शेयर करना ज़रूरी है? तो पावर शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पावर का जो है मिसयूज़ ना हो। और अगर किसी एक के पास पावर रहेगी तो शायद डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन वही अगर पावर सबके पास रहेगी तो सब उस पर डिबेट हो गए और शायद उस प्रॉब्लम का बहुत हम अच्छे सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इससे अपनी जो ये सिचुएशन है, पावर शेयरिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने इसको क्लासरूम सिचुएशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे? वो इस तरह कि जो आपका क्लासरूम है उसमें क्लास का मॉनिटर होता है और उस क्लास के मॉनिटर का ये काम होता है कि वो टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है हर चीज़ के लिए। हाँ, आपकी क्लास में जब टीचर नहीं होती तब तो वो क्लास को मैनेज करता ही है, वो क्लास को मैनेज करता तो है, पर इसके अलावा उसका ये काम होता है कि वो टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करे कि आप लोगों को असाइनमेंट कब सबमिट करना है, आप लोगों का टेस्ट कब होगा। तो ये उसकी विश होती है। ठीक है, अगर वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा अच्छे से तो ये उसकी विश होगी कि टेस्ट किस दिन होगा, आप लोगों को असाइनमेंट किस दिन सबमिट करना है, राइट। तो ये सिचुएशन हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ना हो, इसलिए हम लोगों ने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहेगी, पावर को बांट दिया जाएगा। हम एक क्लासरूम में भी कर सकते हैं कि क्लास मॉनिटर के अलावा हम एक और पोस्ट कर दे या एक और स्टूडेंट को ऐसा खड़ा कर दे जो कि क्लास को मैनेज करेगा। तो वहाँ पे भी पावर जो है डिवाइड हो जाएगी। टीचर दोनों बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस देगा, राइट। और उन दोनों का वही रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्लास के एटलीस्ट 2 मॉनिटर्स हो जाएंगे। ये शायद आपके क्लास में होता भी होगा। ठीक है, तो इसलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि पावर का जो है मिसयूज़ नहीं होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ये आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, इन्हें हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का बेसिकली काम ये है लॉज को बनाना, राइट। एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि वो जो लेजिस्लेचर द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को जो है एग्जीक्यूट करना, राइट। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। ये जो लॉज बने हैं और ये जो लॉज सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा जो इन्फोर्स किए जा रहे हैं वो लोग मान रहे हैं या नहीं, उसका सही तरीके से लोग पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखना सब जुडिशरी का काम होता है कि उन लोगों को पनिश करना। अगर कोई लॉ को कोई ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिश करना। ठीक है, तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है पीस मेकिंग बॉडी का काम करती है हमारी सोसाइटी, और ये बैकबोन है। ये इंडिपेंडेंटली बॉडी काम करती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इन तीनों में पावर जो है डिवाइडेड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, राइट। ओके, तो पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम जो है 2 स्टोरीज के थ्रू समझेंगे जो आपकी बुक में दी गई है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों स्टोरीज के थ्रू हम समझ के ये पावर शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है इसके हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर शेयरिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, या जो अगर हम बात करें कि बेल्जियम की सोसाइटी कैसी है,
तो यहाँ की सोसाइटी को समझने के लिए यहाँ के एथनिक ग्रुप्स जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एथनिक ग्रुप बेसिकली जो है, जो लोग सेम कल्चर को, सेम बिलीफ को जो फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारे, आप लोग जानते हैं, कल्चर्स होते हैं, ठीक है। लोग बहुत सारे कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उन कल्चर में जो हमने डिवीज़न कर रखा है उसको हम बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन, राइट। तो बेल्जियम जो है एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में। यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें बेल्जियम की सोसाइटी को समझना है, ठीक है। तो बेल्जियम की ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो डच स्पीकर्स कितने हैं? अप्रॉक्स 59%, ठीक है, डच लैंग्वेज जो बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेलून रीजन की। ये जो आप रेड कलर में पार्ट देख रहे हैं, ये वेलून रीजन है। यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं और वो करीबन है 40%, ठीक है। अब ये जो 1% ये जो लोग बचे, ये वाला एरिया जो आपका है, यहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं। ये करीबन 1% आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं बेल्जियम के कैपिटल की, जो कि है ब्रसेल्स, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा ऑपोजिट है एज़ कंपेयर टू होल बेल्जियम। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स 80% है, फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है, और जो जो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो 80% तक है करीबन, और यहाँ पर जो आपके डच स्पीकर्स हैं वो है 20% तक, राइट। तो आप लोग देख रहे सिचुएशन कितना उल्टी है यहाँ पर जो कैपिटल रीजन है, ओके। अब ये जो फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कंपेयर टू जो डच स्पीकिंग से लोग हैं। जो डच स्पीकर्स हैं यहाँ के, उनके हाथ में बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इस सोसाइटी के करता धरता है, और वो कम है, ठीक है। वही कैपिटल रीजन में डच स्पीकर्स वही कम है, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे बेल्जियम की तो डच स्पीकर्स ज़्यादा है, लेकिन ये जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं आप लोगों के वेलून रीजन में, ये 40% है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है। इनके ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और ये काफ़ी पावरफुल भी है एज़ कंपेयर टू अगर हम डच स्पीकिंग लोगों की बात करें। तो यही सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वहाँ पे ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है। तो सारी पावर अगर हम देखें कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो माइनॉरिटी में है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है बनी रहती है बेल्जियम में, फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स में, ठीक है। अब हम समझते हैं श्रीलंका का हाल क्या है। श्रीलंका की सिचुएशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड जैसा एक नेशन है, छोटा सा, जो कि इंडियन कोस्ट से, साउथ इंडियन कोस्ट से थोड़ी सी दूरी पे है। तमिलनाडु से अगर हम बोले तो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह की डाइवर्स पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन है, सेम अगर हम बात करें श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो है सिनेलीज, जो यहाँ के मेन लोग रहने वाले हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो है सिनेलीज। ये करीबन जो है आप लोगों के ये जो आपको येलो कलर में ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली सिनेलीज रहते हैं, और ये है 74%। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिल स्पीकर्स की। अब तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के जो है बांट रखा है, एक श्रीलंकन तमिल्स, एक है इंडियन तमिल्स, ठीक है। अगर हम ये जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल्स हैं वो वहाँ के नेटिव लोग हैं, मतलब वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, लेकिन वो तमिल भाषा बोलते हैं,
ठीक है, वो करीबन है आप लोगों के जो ये श्रीलंकन तमिल है वो आप लोग ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है यहाँ पर ये बेसिकली रहते हैं और ये करीबन 18% है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स बेसिकली आप लोगों को नाम से पता लग रहा है इंडियन। जो तमिल्स इंडिया से गए हुए हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे तब ये जो इंडियंस हैं प्लांटेशन का काम करने वहाँ पर गए थे। तो ये तमिलनाडु, जैसा कि अभी हमने बात की, श्रीलंका से के इंडियन तमिलनाडु इंडिया में आता है, श्रीलंका से थोड़ी दूरी पर है। तो ये लोग वहाँ पर जाकर ही बस गए। ये जो आप जितना भी ये रेडिश पोर्शन देख रहे हैं, डार्क रेड पोर्शन, ये यहाँ पर इंडियन तमिल्स रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन करीबन जो है 13% है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है श्रीलंका में थोड़े से क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो क्रिश्चियंस तमिल भी हैं और सिन्हाला कम्युनिटी के भी हैं, वो करीबन जो है 7% है। ठीक है, उसके अलावा थोड़े बहुत मुस्लिम लोग भी रहते हैं। ये जो आप ये वाले डॉट्स देख रहे हैं, ये मुस्लिम लोग हैं। ये तमिल्स, वहाँ के नेटिव तमिल्स जो लोग रहते हैं, यानी जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, और ये जो इंडियन तमिल बोलते हैं, इन लोगों की कंबाइन है। कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुस्लिम हैं। ठीक है, तो ये तो है श्रीलंका के जो है वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन की हमने बात की। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्रीलंका में क्यों टेंशन इतनी बड़ी हुई है, क्यों हमें एज अ पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में ये श्रीलंका को समझने की इतनी ज़रूरत है। ओके, सो 1948 में है जो है बेसिकली श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ। यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि सिनेलीज जो है बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, तो इनका ही डोमिनेंस है वहाँ पर। ठीक है, 1956 में वहाँ एक लॉ पास होता है, एक एक्ट पास होता है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि ये बोलता है कि सिन्हाला जो है वहाँ की आज से ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कि वो लोग जो वहाँ के जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, राइट। और वो भी वहाँ की देखे तो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन कुछ जो है, हमने बात की 18% जो है वहाँ के तमिल स्पीकर्स जो है वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है, और बाकी जो गए हैं वो इंडिया से गए हैं 13%। तो वहाँ के जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको इग्नोर किया गया कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जो है हम श्रीलंका में कहीं ना कहीं टेंशन देख सकते हैं। सारी पावर जो है, सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किसको मिलने लगी है, वो सिन्हलीज को मिलने लगी हैं। ठीक है, तो जो तमिल के जो लोग हैं, कहने को तो वो उनकी अपनी कंट्री हुई, वो वहाँ पर एक अपनी ही कंट्री में कहीं ना कहीं एलिनेट हो गए हैं। ठीक है, मतलब अपने ही देश में पराये से हो गए हैं, आप ये लोग कह सकते। 1980 में तमिल एलम करके जो है लोगों ने एक प्रोटेस्ट करना, इस चीज़ को जब ये लॉ पास हुआ 1956 में, तभी से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन 1980 में जो है एक जो है बात की गई है तमिल इलम की, वो तमिल इलम ये बोलता है कि उन लोगों को, जो तमिल के जो लोग हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, उन लोगों को सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग से स्टेट चाहिए। और वो स्टेट का कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं, जो नॉर्थ श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है। तो वो लोग कह रहे हैं कि इसको आप लोग एक नया स्टेट घोषित कर दो, जहाँ पे तमिल के लोग रहेंगे, जो लोग तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के राइट्स, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, लोगों को एजुकेशन के अधिकार नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है सिन्हाला, जो लोग वहाँ के ओरिजिनल पीपल है, उन जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, उनको वो सारी पावर दे दी है। तो एक टेंशन सी इमर्ज हो गई है और एक सिविल वॉर जैसी जो है सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई। सिविल वॉर वो चीज़ मतलब जब एक ही कंट्री में दो एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और एक वॉर टाइप सिचुएशन सा क्रिएट हो जाता है, जिसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो श्रीलंका में बेसिकली जो है टेंशन इस वजह से बनी हुई है बिटवीन सिनेलीज एंड तमिल स्पीकर्स। भाई
तमिल लोग भी तो वहाँ शुरू से रह रहे हैं, उनका भी अधिकार बनता है जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर, हर चीज़ पर। वो भी तो वहाँ के नेटिव पीपल है। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो रूल आया, सरकार का जो ये एक्ट पास हुआ जिसमें सिनेला को ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी जो बना दिया गया, ये सिनेलीज जो है बुद्धिस्ट का जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म, ठीक है। इसको बना दिया गया और बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो जो तमिल स्पीकर्स है या जो उनकी लैंग्वेज है उसको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर। जो तमिल के लोग हैं उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर टेंशन इतनी बड़ी रहती है और सिविल वॉर जैसा जो है सिचुएशन जो है बनी हुई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों सिचुएशन बेल्जियम और श्रीलंका की जो है समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों से, यानी बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से, कि कैसे क्या है ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, इसको और डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।